लद्दाख जाने का सोच रहे हो, है ना? और सोच रहे हो कि कितना खर्चा आएगा, क्या बजट होगा, अरे क्या लेकर के जाऊं और क्या ना लेकर के जाऊं, कौन सा सही समय होगा जाने के लिए। ये सारे सवाल आपके मन में होंगे और इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, वो भी रूट मैप के साथ कि कौन कौन सी जगह आपको घूमनी चाहिए, क्या रूट होगा, कहाँ पेट्रोल पंप मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे। इस सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल टूर विद एलेक्स शाक्य में। मैं हूं एलेक्स शाक्य और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, जिसको जानने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरा YouTube चैनल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आपको A to Z सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हमारे सामने है कि कौन सा महीना होगा लद्दाख जाने के लिए सुटेबल। अरे ठहरिए ठहरिए, इतनी भी क्या जल्दी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। एंड नोटिफिकेशन ऑल प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। वैसे भी आपको मेरे साथ लद्दाख का सफर तय तो करना है ना। तो चलिए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पूरे साल भर में सबसे बेहतर जो महीना होता है वो होता है जून से लेकर के अगस्त तक का। वो इसलिए क्योंकि ये जो समय है, इस समय लगभग जो वहां पर है लद्दाख में वार्मनेस बनी रहती है तो रेनी सीजन। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा लैंडस्लाइड्स की भी संभावनाएं बनती है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा मौसम है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हमारे लिए सही होता है, क्योंकि हम वहां के लिए हैबिचुअल तो है नहीं कि हम -डिग्री टेम्परेचर में रह पाए, एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना। क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है, बिना हीटर के तो एक तो पहली बात आप रह नहीं पाएंगे। जब मैं लद्दाख में था तो मेरी कुछ फौजी भाई साहब लोगों से वहां बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 2 साल से वहीं पर है, घर तक नहीं गए, सिर्फ फोन पर बात होती है। और जब ठंड का मौसम होता है, जब -डिग्री में टेम्परेचर होता है, आपको पता है वहां -डिग्री में टेम्परेचर कितना जाता है यार, -20, 25, एकदम एक्सट्रीम में गया तो भाई 30 तक जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर में वो लोग कैसे रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनको हड्डियों में ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कांटा चुभो रहा हो, कील चुभो रहा हो। तो ऐसे टेम्परेचर में तो डेफिनेटली आप जा नहीं सकते। तो विंटर सीजन बिल्कुल भी सही नहीं होता है जाने के लिए लद्दाख। तो सबसे बेस्ट जो टाइम है वो जून से लेकर के अगस्त का होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा विजिटर इसी टाइम पर जाते हैं। और इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो सितंबर में भी आपको विजिटर्स मिलेंगे, लेकिन सितंबर एंड तक जो है विजिटर्स रिटर्न आना शुरू कर देते हैं। तो आप सितंबर भी एक तरह से प्लान कर सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां आपको वहां पर देखनी पड़ सकती है। तो परेशानियों का सामना ना करना पड़े उसके लिए आपको सबसे सही समय होगा कि जून से लेकर के अगस्त तक का टाइम जो है आप तय कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस टाइम पर वहां पर जो टेम्परेचर होता है मिनिमम -1 डिग्री के आसपास चला जाता है, या 2 डिग्री मिनिमम जाता है, उसके आसपास ही रहता है। 2, 3, 1, 0 डिग्री इसके आसपास आपको मिलेगा। बट इतना आप बियर कर सकते हैं, क्योंकि वहां के रूम जो है इतने तो वार्म होते हैं कि आपको उतना ज्यादा एहसास नहीं होता इस टाइम ड्यूरेशन में ठंडी का। और मैक्सिमम यहाँ 15 डिग्री के आसपास या 20 डिग्री के आसपास जाता है। वैसे 15 डिग्री के आसपास ही मैंने देखा है टेम्परेचर मैक्सिमम। तो इस लिस्ट में अब हमारे पास दूसरे नंबर पे है कौन कौन सी चीजें आपको लेकर के जानी चाहिए। तो चलिए अब ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आपको पूरी तरह से ये जानना होगा कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप बाइक राइड करते हुए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जा रहे हैं तो बाइक राइड ही करेंगे, या फिर आपने कोई ट्रेवल पैकेज बुक करके रखा है। दोनों ही कंडीशन में आपको आपकी बेसिक नीड्स जो है लद्दाख में वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आपको अपने साथ कैरी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है जैकेट। आपको अपने पास कोशिश करिए कि कम से कम 2 जैकेट रखिए। और सबसे बेहतर ये होगा कि अगर आपने रेन प्रूफ जैकेट रखा है, क्योंकि मान लीजिए अगर वहां पर स्नोफॉल हो गया और आपका जैकेट गीला हो गया तो फिर आपके पास कुछ रहेगा नहीं पहनने के लिए, और इतनी आसानी से जल्दी सूखने वाला तो है नहीं। तो बेहतर होगा कि आप स्पेयर में एक तो आप वेयर करिए, एक स्पेयर में आप जरूर रखिए। रेन प्रूफ जैकेट हो तो बेस्ट है। और जब भी आप ट्रेवल पर जाए तो
ऑन लेयर्स आप कपड़े पहन सकते हैं, जैसे एक टी शर्ट के ऊपर दूसरा टी शर्ट पहन ले, क्योंकि जब मैं ट्रेवल करता था लद्दाख में तो मैं वैसा ही करता था। एक टी शर्ट तो मैं पहनता ही था, उसके ऊपर मैं पतली सी जो है स्वेट शर्ट पहन लेता था। तो स्वेट शर्ट पहनने के ऊपर भी मैं क्या करता था, जैकेट डाल लेता था। तो इससे मुझे काफी प्रोटेक्शन मिलता था, ज्यादा ठंडी महसूस नहीं होती थी। तो इस चीज का पूरा ख्याल रखें कि स्पेयर में एक जैकेट जरूर रखें, चाहे तो एक स्वेटर भी रख ले, मतलब जितना ज्यादा हो सके आप गर्म कपड़े अपने साथ रखिए। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमारे पास है, आपके पास होने चाहिए सॉक्स, थोड़े मोटे थिक, जो आपको गर्मी का एहसास दे। वुलन सॉक्स आप रखिए और थोड़े से लंबे हो साइज में तो बेहतर होगा। आप ज्यादा से ज्यादा पेयर्स रख सकते हैं, 4-5 पेयर्स आप रख लीजिए। ज्यादा रख ले तो और बेस्ट है, 8 के आसपास भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास पेयर्स होंगे उतना ज्यादा आपको कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपके पास कपड़े धोने का भी समय नहीं होगा। तो चीजें कपड़ों को लेकर के आप जितनी ज्यादा चीजें कैरी कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट है कि आपको ग्लव्स जरूर रखने हैं। ग्लव्स आप कम से कम 2-3 तो रखिए, क्योंकि जब आप राइडिंग करेंगे तो आपके हाथों पर डायरेक्ट ठंड ना पड़े, क्योंकि जब ठंड पड़ेगी तो बहुत हालत खराब होने वाली है। तो बिना ग्लव्स के आप राइड बिल्कुल ना करें। तो कम से कम 2-3 ग्लव्स आप रखिए। वुलन ग्लव्स रखेंगे तो भी काम करेगा, और लेदराइट ग्लव्स रखेंगे तो भी वो काम करने वाला है। अब बारी आती है शूज की। तो आप एटलीस्ट 2 पेयर शूज के जरूर रखिए। देखिए, मैं अब शुरू से आपको बता रहा हूं कि आपको कम से कम 2 पेयर जैकेट के रखने हैं, सॉक्स के तो आप 4-5 रख लीजिए। ऑलराइट, अब शूज आपको 2 पेयर इसलिए रखने हैं, वो भी आप रेन प्रूफ रखिए। देखिए, जितना कोशिश हो सके रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ चीजें अपने साथ कैरी करें, क्योंकि अगर बारिश हो गई, बर्फ में जब आप खेलने लगेंगे तो आपके शूज गीले हो सकते हैं, कपड़े गीले हो सकते हैं। तो इसलिए आपको रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ चीजें अपने साथ कैरी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो शूज आप कोशिश करिए कि जो हाई कॉलर शूज होते हैं, जो थोड़े से ऊंचे होते हैं, वो आप कैरी करिए। और एक और स्पोर्ट्स शूज आप अपने साथ कैरी करिए, जो आपको ट्रैकिंग के लिए बहुत कंफर्ट देगा। और इसमें एक चीज और है कि आप फेस कवर रख लीजिए अपने साथ। आप बैंडाना यूज कर सकते हैं, जो कि हम हेड पे भी वेयर करते हैं, और आप फेस भी उससे कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। आप हेलमेट तो पहनेंगे ही, बट क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि यार अभी मेरे को ना हेलमेट का ग्लास लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बैंडाना लगा करके अपना फेस कवर कर सकते हैं और आप अपना ग्लास ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको खुला नजारा देखने का मजा आएगा। तो बैंडाना अपने साथ 2-3 पेयर रख लीजिए, वो आपके बहुत काम आने वाला है। अब इस लिस्ट में हमारे पास दूसरे नंबर पे है सनस्क्रीन क्रीम। सनस्क्रीन क्रीम वहां पर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब वहां का डायरेक्ट एयर आपकी स्किन में पड़ता है, आपकी फेस पे पड़ता है, तो आपकी फेस की स्किन, क्योंकि बहुत ही मतलब सेंसिटिव होती है, वो फट जाती है। तो जब फटती है तो बहुत बुरा लगता है। मैंने भी वही गलती करी यार, कि मैं बिना सनस्क्रीन जो है घूमने लगा था। मुझे क्या है, मजा लूटना था, मैं तो हेलमेट भी उतार देता था अपना कई बार, और यूं ही राइड करते रहता था। तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम तक के, तो कि हाँ यार, इतनी खूबसूरत नजारे को मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल खुले में मैं राइड कर रहा हूँ, अलग ही मजा रहता था। बट होता ही है कि आपने सनस्क्रीन क्रीम नहीं लगाया ना, तो आपकी स्किन को पूरा डैमेज कर देगी। मेरे चेहरे पे तो डार्क स्पॉट्स भी आ गए थे, तो वो मुझे बहुत ज्यादा भुगतना पड़ गया। तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी फोटोज कैसी आएंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे देखेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, पूरे लाल लाल हो गए थे पूरे गाल। तो सनस्क्रीन क्रीम भी आप वो रखिए जो 40+ SPF की हो, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ आप अपने साथ मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर रखिए, जो आप अपने पूरे बॉडी में, जो ओपन बॉडी है उसमें आप लगा सके, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज और है कि आप लिप बाम जरूर यूज करिए। बिना लिप बाम यूज किए आप बाहर ना जाए, घर पे भी रहे, मतलब होटल में भी रहे, तो आप जरूर लिप बाम लगाइए। अब कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि बॉडी पेन हो रहा है, तो उस केस में आप वॉलिनी बॉडी रिलीफ स्प्रे आता है, उसे आप अपने साथ कैरी करिए। आपको अगर सर्दी होती है, उससे बचने के लिए आप विक्स वैपोरब अपने साथ रखिए। आप इनहेलर भी रख सकते हैं। अब जनरली क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं तो हमें कई तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मान लीजिए लूज मोशन का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टैबलेट जरूर रखिए। पूरे अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो पूरे फैमिली के लिए एटलीस्ट लूज मोशन की टैबलेट्स जरूर कैरी कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप ढूंढते तो नहीं रहेंगे, मेडिकल हर जगह आपको मिलेंगे नहीं, तो वो प्रॉब्लम समस्या हो जाएगी। ये सारी चीजें अपने साथ रखिए। वाटर बॉटल्स,
वाटर बॉटल्स बहुत जरूरी है। वाटर बॉटल्स आपको रखना ही होगा, क्योंकि आप वहां पर जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आप जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहे, आपका सफर उतना ज्यादा आसान होता चला जाएगा। अगर आप 2 लोग सफर कर रहे हैं तो एक पर्सन के पास एक वाटर बॉटल कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन में आप अपने पास सनग्लासेस भी रख सकते हैं जो कि यूवी प्रोटेक्टेड हो। इस लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पे है आपका आईडी प्रूफ। आप अपने साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें जरूर रखिए। और तो और इसके साथ अपने इन आईडी प्रूफ के ना कम से कम 4-5 फोटो कॉपी जरूर रखिए सभी के। ये क्योंकि हो सकता है आपको कई जगह पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े, तो आपके पास पहले से ही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप मेन टाइम पे वहां पर ढूंढ तो नहीं सकते कि कहाँ फोटोकॉपी होगी, क्या होगा, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ जाती है। जब मैं भी लद्दाख में ट्रैवल कर रहा था, मुझे कुछ जगह अपने डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी सबमिट करने पड़े थे। सो इट इज बेटर कि आप अपने पास पहले से ही फोटोकॉपी रखें सारे डॉक्यूमेंट्स की। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सबकी 5-5 फोटोकॉपी आप रख लीजिए। और इसके अलावा आपको जो परमिट जो लगती है घूमने के लिए, उसकी भी फोटोकॉपी अपने पास रखनी ही है, ताकि अगर कभी भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक किसी पास में आपको रोक लिया जाए तो आपको परमिट शो करना पड़ेगा। वहां पर परमिट भी जो है वो सबमिट करी जाती है। अब लद्दाख जाने के बाद आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखना है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। तो जब आप वहां पर ट्रेवल करेंगे, अब क्योंकि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम हुई थी। मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो इस एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रखें। ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे, और आप जहां से निकल रहे हैं वहीं से कैरी कर लीजिए। डायमॉक्स टैबलेट आप अपने साथ रख सकते हैं, जो कि बहुत इजी होती है। किसी भी मेडिकल स्टोर में, एटलीस्ट दिल्ली में जरूर आपको मिल जाएगी। अगर आप वाया दिल्ली होते हुए जा रहे हैं तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर में आप परचेस कर सकते हैं। आप अपने साथ चॉकलेट्स रख सकते हैं खाने के लिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो आपके शरीर में एनर्जी बरकरार रहेगी, आप बिल्कुल टायर्डनेस फील नहीं करेंगे। आप अपने साथ कुछ प्लास्टिक की बैग्स कैरी कर लीजिए, क्योंकि आप जो भी सामान रखेंगे वो बारिश में भीग ना जाए, उसके लिए वो बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अपने साथ कुछ प्लास्टिक बैग्स या फिर टिफिन टाइप के बॉक्स आप जरूर रख सकते हैं, जिसे आप खाने पीने का सामान रख सकते हैं। और अगर आप बाइक से मतलब जा रहे हैं और आप कैंपिंग में इंटरेस्टेड है, या फिर हो सकता है आपको मतलब रास्ते में जाते जाते कहीं आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने में लेट हो गया, तो आप अपने साथ टेंट कैरी कर सकते हैं, जिसे आप सही सूटेबल जगह देख करके टेंट लगा करके वहां पर रात गुजार सकते, सो सकते हैं। और जब आप टेंट लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बैटरी वाली लाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आप अपने साथ कैरी जरूर करिए। अब बारी आती है व्हीकल टूल किट की। अब आप किसी भी गाड़ी से जाए, चाहे कार से जाए चाहे बाइक से जाए, दोनों ही केस में आपको अपनी सारी सुविधाएं अपने साथ रखनी चाहिए, खासकर पंक्चर टूल किट की। क्योंकि अगर आपकी बाइक पंक्चर हो गई है, तो अगर आपकी बाइक ट्यूबलेस टायर वाली है तो आपको ट्यूबलेस टायर का पंक्चर टूल किट रखना है। अगर आपकी बाइक ट्यूब वाली है तो उस केस में आप एक काम करिए कि एक ट्यूब जरूर लेकर के जाइए अपने साथ, और टायर को खोलने का भी पूरा किट लेकर के जाए। और कोशिश करिए कि अगर वहां आप कहीं फंस गए तो आपको मैकेनिक मिलने वाला तो है नहीं इतनी आसानी से, तो आपको खुद पंक्चर बनाना पड़ सकता है। तो सारी प्रिपरेशन करके जरूर जाए। हवा भरने का पंप बिल्कुल भी ना भूले। आप अपने साथ पेट्रोल का पाइप भी कैरी कर सकते हैं। और पूरे लद्दाख के सफर में आपको सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ने वाली है वो है 2 बड़े बड़े पेट्रोल के कैन, क्योंकि वहां पर हर जगह पेट्रोल है नहीं और सफर काफी लंबा लंबा होगा, कभी 150 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर, कभी 250 किलोमीटर। तो यार आपको कम से कम 2 बड़े कैन की जरूरत पड़ेगी, वो आप अपने साथ कैरी करके रखिए। और हमेशा इसे फिल रखिए पेट्रोल से, चाहे वो पेट्रोल बच ही क्यों ना जाए, तो वो आपको हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि यार पेट्रोल तो वैसे ही बहुत महंगा है, वो आपको काम वैसे भी आना है। अब अगर आप कोई व्लॉगर है, यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, तो आपके पास एक अच्छा कैमरा होना बहुत जरूरी है। उसके साथ एक कंडेंसर माइक जरूर रखिए। अच्छी फोटोज भी आपके पास होंगी, क्योंकि आप लद्दाख जा रहे हैं, काफी अच्छी मेमोरीज आप कैप्चर करके आ सकते हैं। तो मोबाइल कैमरे के भरोसे ना रहे। वैसे अगर आपके पास कोई कैमरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल पे भी आप चीजें निकाल सकते हैं।
बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छा कैमरा आप जरूर लेकर के जाइए। और बैटरी का चार्जर, अगर आप व्लॉगर है तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटेंशन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी होम स्टे में स्टे करेंगे, किसी होटल में स्टे करेंगे, तो आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपके पास एक अपना पर्सनल एक्सटेंशन होगा, तो आप मल्टीपल बैटरीज जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि वहां रात के समय बिजली नहीं होती है, बिजली कट कर दी जाती है, फिर दिन में 11 बजे के आसपास बिजली आती है, जो कि फिर शाम के 7 बजे तक आती है, फिर रात के 11 बजे तक रहती है। 11 से 11 12 घंटे आपको बिजली मिलेगी, बाकी के 12 घंटे आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो यही टाइम ड्यूरेशन होता है आपके पास। तो सारी चीजें सुविधाएं अपने पास रखिए। पावर बैंक जरूर रखिए, पावर बैंक आपके बहुत काम आने वाला है। एक चीज और आपको अपने साथ रखना होगा, वो है रिहाइड्रेटेड लिक्विड, जिसका नाम है गैटोरेड। ये आप जरूर अपने साथ रखिए, हमेशा हाइड्रेटेड रहने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा पानी जरूर पीजिए पूरे सफर में। अब नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास है सेल्फ ड्राइविंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको यह बताया जाएगा कि आप अगर गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी आपको ले जानी चाहिए। अगर आप कार 4 व्हीलर कंसीडर कर रहे हैं जाने के लिए, तो आपको XUV या फिर MUV जैसी गाड़ी जरूर लेकर के जानी चाहिए। वैसे आपको लद्दाख में मारुति 800 और नैनो जैसी गाड़ियां भी देखने को जरूर मिलेगी, जो कि वहां के लोकल पीपल्स चलाते हैं। बट एक अच्छा सफर तय करने के लिए आप ऐसी गाड़ी बिल्कुल भी लेकर के ना जाए, कोई अच्छी गाड़ी का चयन करें। वैसे लद्दाख सफर के लिए 4x4 गाड़ियां प्रेफरेबल होती हैं, जैसे कि थार हो गई या फिर बोलेरो हो गई, ऐसी गाड़ी आप लेकर के जा सकते हैं। और बाइक के संबंध में बात करें तो उसके लिए रॉयल एनफील्ड आप लेकर के जाइए, या फिर रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लेकर के जाइए, जो स्पेशली ऑफ रोड राइड के लिए बनी हुई है, तो वो आप लेकर के जाइए। वैसे तो आप किसी भी बाइक से जा सकते हैं, लेकिन अच्छी स्मूथ राइडिंग के लिए आपको रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां प्रेफरेबल है। इस लिस्ट में आगे है कि फ्यूल स्टेशन आपको कहां मिलेंगे। तो फ्यूल स्टेशन आपको मिलेंगे मनाली में, टांडी में, कारगिल में, लेह में, नुब्रा वैली में, श्रीनगर में और करू में। बाकी फ्यूल स्टेशन का पूरा ख्याल रखिए। फ्यूल स्टेशन बहुत कम जगह है, जितनी जगह मैंने आपको बताई है, इन जगह के बीच में डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, 100-150 किलोमीटर का। तो ऐसी भूल चूक बिल्कुल भी ना करें। अपने फ्यूल कैंस हमेशा फिल्ड रखें। 2 फ्यूल कैंस आपको रखना बहुत मैंडेटरी है। पंचर टूल किट रखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यही आपके काम आने वाला है, क्योंकि वहां पर मैकेनिक भी आपको आसपास नहीं मिलेंगे, काफी दूर दूर डिस्टेंस पे ही आपको मैकेनिक मिलने वाले हैं। अब देखते हैं कि आपको मैकेनिक कहां मिलेंगे। तो मैकेनिक आपको मिलेंगे कारगिल में, श्रीनगर में, लेह में और मनाली में। अब यदि आप हिमाचल प्रदेश से बाहर के स्टेट के हैं और गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, तो आपको वहां रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी परमिट आपको मनाली में मिल जाएगी। तो वो परमिट के लिए आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, और डीसी ऑफिस जो है वह सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। वैसे भी आपको मनाली स्टे करना होगा यदि आप बाइक राइड करते हुए जा रहे हैं वाया मनाली, या फिर कार से सफर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास है हेल्थ प्रिकॉशन। हेल्थ हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं सफर करने, तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा, कौन सा मेडिकल स्टोर कहाँ मिलेगा। तो ये तैयारी क्यों ना हम पहले से ही कर लें। पूरे लद्दाख में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज का ख्याल रखना है, वो प्रॉब्लम होती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस की। इस प्रॉब्लम में हमें ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस होती है हमारी बॉडी में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? तो इसके कुछ सिम्टम्स है। आपको हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, सोने में आपको काफी डिफिकल्टीज हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, आपको इनसफिशिएंट यूरिन प्रोडक्शन हो सकता है, और कई सीरियस केसेस में आपकी जो स्किन है उसका रंग भी बदलकर नीला पड़ सकता है। आपको कफ में नाक से या फिर मुंह से खून निकल सकता है। जब भी आप सुबह ब्रश करेंगे, आप कफ बाहर निकालेंगे, तो आपको उसमें ब्लड नजर आएगा। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी जब मैं स्पितुक में रह रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी, बीच में ब्लड आ जाता था कभी कभी, तो वो शायद प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल में ये लद्दाख में रहने का असर था कि मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। तो कफ में मुझे ब्लड आता था। आपको चेस्ट में कंजेशन फील हो सकता है,
और चलने में भी परेशानी हो सकती है। आप ज्यादा वहां पर चले ना, ज्यादा दौड़े ना, इस चीज का पूरा ख्याल रखें। अब एक्यूट माउंटेन सिकनेस से हम कैसे बच सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। आप समय समय पर पानी पीते रहिए, जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहेंगे। आप समय समय पर कुछ ना कुछ खाते जरूर रहिए, जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। जैसे कि आप अपने साथ चॉकलेट्स कैरी कर सकते हैं, च्युइंगम कैरी कर सकते हैं। और अल्कोहल आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। वहां पर किसी तरह का स्मोकिंग ना करें, किसी तरह का नशा ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इस वजह से। आप अपने साथ लहसुन और अदरक रख सकते हैं बीच बीच में चबाने के लिए। यह आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। और जब भी आप कोई होटल में रुके, आप कोशिश ये करिए कि लो एल्टीट्यूड एरिया में आप रुके। अब नेक्स्ट लिस्ट में हम देखते हैं कि आपको मेडिकल एड कहाँ कहाँ मिलेंगे, मतलब हॉस्पिटल कहाँ कहाँ मिलेंगे। हॉस्पिटल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा उसका लोकेशन मैं आपको बताता हूं। तो लिस्ट कुछ इस प्रकार है: मनाली, किलोंग, लेह, तंगशे, डिस्किट, कारगिल और श्रीनगर। आपको आर्मी मेडिकल कैंप पंग और सरजू में मिलेगा। अब नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास है परमिट। जब आप लद्दाख में ट्रेवल करेंगे तब आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप नुब्रा वैली घूमने जा रहे हैं, आप कारगिल घूमने जा रहे हैं, ये सारी जगह की आपको परमिट लगती है। वैसे लेह में आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की चेकिंग नहीं होती। लेकिन नुब्रा वैली जब आप जाते हैं तो वहां पर चेकिंग होती है। पेंगोंग लेक जाने के लिए भी शायद चेकिंग होती है। तो आप पहले से डीसी ऑफिस में जो लेह में है वहां से आप परमिट ले लीजिए। परमिट में आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आना है। लगभग 400-500 में आपका पूरा परमिट आपके पास आ जाएगा। तो लेह में डीसी ऑफिस है, वहां पर आप जाइए। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है ऑफिस खुला रहता है। और आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए आपको मनाली से परमिट लेना होगा, तो वहां के डीसी ऑफिस में जाना ना भूले। अब नेक्स्ट लिस्ट में है हमारे पास कि कौन कौन सी रूट जो है वो हमें लद्दाख तक लेकर के जाती है। तो आइए इसे हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे भारत देश का नक्शा, जिसमें आप रूट मैप देख रहे हैं। अब इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। जो लद्दाख रीजन है भारत में, वो नॉर्थ एरिया में पड़ता है। अब इस रूट में आप 2 पाथ देख रहे हैं। जो लेफ्ट साइड का है वो वाया श्रीनगर होते हुए जा रहा है, और जो राइट साइड का है वो वाया मनाली होते हुए जा रहा है। अब आपको जो सूटेबल लगे आप उस रूट को पकड़ सकते हैं। चाहे तो आप श्रीनगर से होते हुए मनाली कवर करते हुए रिटर्न दिल्ली आए, या आप मनाली से शुरू करते हुए वाया श्रीनगर होते हुए अपना जो है सफ़र दिल्ली में ख़त्म करें। तो इससे पहले कि हम रूट मैप की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा लद्दाख के बारे में। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का नॉर्थ रीजन है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पीओके और चाइना का कैप्चर किया हुआ एरिया आता है। इस मैप में आप ब्लू और ग्रीन कलर का जो एरिया देख रहे हैं उसमें एक लेह है, दूसरा कारगिल है। यही 2 क्षेत्र मिला करके लद्दाख जो है बनता है। और कारगिल और जो लेह है, यह 2 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। इसका मतलब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और उसके अंदर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। और आप देख सकते हैं हमारे पूरे भारत देश में सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लेह ही है, और कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट इतनी बड़ी नहीं है एरिया में। और बहुत जल्द ऐसी संभावनाएं बन सकती है कि यहाँ पर और भी 2 डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हो सकता है। एक हो सकती है जंस्कर, दूसरा हो सकता है नुब्रा। अब इसमें आप कारगिल के बिलो साइड में जो देख रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, एंड ऊपर साइड जो देख रहे हैं वो पीओके का क्षेत्र है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। लेह के राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो चाइना के द्वारा कैप्चर्ड किया हुआ एरिया है, जिसमें पेंगोंग लेक का भी कुछ हिस्सा आता है। लेह और कारगिल के नीचे आपको हिमाचल प्रदेश का एरिया देखने को मिलेगा। तो आइए बढ़ चलते हैं अब रूट मैप की तरफ कि कौन कौन सा एरिया क्रॉस करते हुए हम लद्दाख पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम वाया मनाली होते हुए लेह की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी जगह रूट पर पड़ेगी।
तो दोस्तों लद्दाख पहुंचने के लिए हम अपनी रूट की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली ही एकमात्र ऐसा एरिया है जहां से भारत देश के सारे लोग आ करके यहाँ पर लद्दाख के लिए सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में उस जगह से जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है कश्मीरी गेट, जो कि बहुत बड़ा बस स्टॉप है वहाँ पर। तो कश्मीरी गेट के बाद आपको जाना है हरियाणा की तरफ सीधा पानीपत। पानीपत से आप आगे बढ़ कर के जाएंगे करनाल की तरफ। करनाल के बाद आपको पहुंचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद आपको पहुंचना है अंबाला। अब दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा, यदि आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ट्रेन जो है अंबाला तक भी पहुँचती है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और आप अपनी खुद की बाइक लेकर के आ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अंबाला तक ट्रेन से पहुँच जाइए एंड अपनी बाइक को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करा दीजिए। तो आपकी जो बाइक है वो रेलवे स्टेशन में बाई ट्रेन पहुंच जाएगी। फिर आप वहां से अंबाला से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अंबाला एक ऐसा स्पॉट है जो कि यहीं से आपके दो रूट कटेंगे, एक श्रीनगर की तरफ, दूसरा मनाली की तरफ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि दिल्ली ना उतरने की जगह आप अंबाला में भी उतर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। लगभग ये मान करके चलिए कि 100 से 125 या 150 किलोमीटर के आसपास तक का जो दूरी है आपकी वो कम हो जाएगी और आपका सफ़र थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप जल्दी मनाली पहुंच सकते हैं। अब पहले हम मनाली की रूट को देखेंगे। तो अंबाला से आपको जाना है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नाम की जगह है वहाँ पर। फिर आप बिलासपुर के बाद जाएंगे मंडी। मंडी के बाद आप पहुंचेंगे बजौरा। बजौरा के बाद नेक्स्ट स्टॉप है कुल्लू। कुल्लू होते हुए थोड़ी ही दूरी पर आपको मनाली मिलेगा। फिर आपको मनाली में यहाँ पर स्टे करना है, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस आप तय कर चुके होंगे, लगभग 500 या 600 किलोमीटर्स का। तो ये मान करके चलिए कि आपका लगभग 9-10 घंटे का जर्नी तो यहाँ निकल चुका होगा दिल्ली से लेकर के मनाली का। एंड मुझे तो लगता है कि लगभग आप 12 घंटे से ज़्यादा आपको लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में, ये भी हो सकता है। सो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई होटल ले करके आप स्टे कर लें और यहाँ से आप रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए परमिट भी ले लें। परमिट आपको डीसी ऑफिस से मिल जाएगी, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। परमिट ले लीजिए एंड आप अपने सफ़र की तरफ आगे निकल पड़िए। और आप कुछ एरिया कुल्लू मनाली का भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा एडवेंचरस होगा। मनाली के बाद आप रोहतांग पास क्रॉस करते हुए जाएंगे और रोहतांग पास में भी आपको काफ़ी खूबसूरत जगह देखने को मिल जाएगी फोटोग्राफी के लिए। आप यहाँ अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टॉप केलोंग होगा। केलोंग के बाद आप जाएंगे जिस्पा। जिस्पा के बाद आप निकलेंगे दरचा की तरफ। दरचा के बाद आपको बारालाचा पास क्रॉस करते हुए जाना है। फिर आप पहुंचेंगे सरचू। तो दोस्तों यहाँ भी आप लगभग काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके होंगे, तो आपको नेक्स्ट स्टॉप सरचू में आपको स्टे करना पड़ सकता है। तो आप ये काम ये कर सकते हैं कि आप सरचू में फिर से यहाँ पर कोई होटल लेकर के स्टे कर ले और उसके बाद अपने आगे के सफ़र की तरफ निकले। देखिए दिल्ली से लेकर के लेह पहुँचने तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 दिन का समय ले लेता है पूरा। सो इट इज़ बेटर कि आप मनाली में एक दिन स्टे करें, दूसरा आप सरचू में स्टे करें। सरचू के बाद आप पहुँचेंगे गेटालुप्स। गेटालुप्स क्रॉस करते हुए आपको लाचुंगला पास पहुँचना है। इसके बाद आप पहुंचेंगे पंग डेबरिंग इंटरसेक्शन।
देखिए ये जो पंग डेबरिंग इंटरसेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंग एक्चुअल में ये लाचुंगला और ये इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में है। अब ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यही से रास्ता कटता है सो मोरिरी के लिए, जो आप पहला स्पॉट कवर कर सकते हैं लद्दाख एरिया का। बहुत ही खूबसूरत लेक है, यहाँ आप ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं यहाँ गया था, मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जाने के बाद यहाँ बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा वातावरण है। हालांकि यहाँ पेंगोंग लेक जैसी उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया है, बट स्टिल ये लेक काफ़ी डेंस और खूबसूरत है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप सो मोरिरी के लिए तभी जाइए जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू परमिट ले चुकी है। अगर आपको परमिट नहीं मिली है तो आप यहाँ से ना जाए, आप पहले सीधा लेह की तरफ जाए। अब ये तो हो गई परमिट की बात, लेकिन आगे भी आपको तभी जाना है जब आपके पास पोस्टपेड सिम है। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख में कोई भी प्रीपेड नेटवर्क काम नहीं करता है। और सबसे पहली बात, वहाँ पर सिर्फ 2 ही नेटवर्क काम करते हैं, एक BSNL, दूसरा जियो, जिसमें कि जियो ही जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपको रेंज देता है। इसलिए या तो आप लद्दाख जाने के बाद लेह से एक पोस्टपेड सिम खरीद लीजिए, जिसको एक्टिवेट होने में लगभग मेरे ख्याल से 1 दिन के अंदर या कुछ घंटों में हो जाता है वो एक्टिवेट। या फिर आप अपनी पुरानी सिम को जो जियो की है या BSNL की है, दोनों को ही पोस्टपेड करा सकते हैं अपने लद्दाख के ट्रिप के लिए। यदि आपने अपना जो सिम है वो पोस्टपेड नहीं कराया है तो भी आप यहाँ से सो मोरिरी के लिए ना कटे, पहले लेह जाएं। हम जो अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे वो लेह से ही करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि अगर मैं आपको लेह से बताऊंगा तो जो फ्लाइट से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको भी इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी शुरुआत लेह से। तो पंग डेबरिंग इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद आप नेक्स्ट पहुंचेंगे सीधा उपशी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है करू। करू से जो रास्ता है वो पेंगोंग लेक की तरफ भी जाता है, लेकिन अभी हम सीधा लेह की तरफ जा रहे हैं। अब आप नेक्स्ट जाएंगे थिक्शे। ये सारा रूट आपको रास्ते में ही सीधे रास्ते पर ही पड़ेगा, फिर शे आएगा, फिर उसके बाद आपको सीधा चुगलामसर होते हुए लेह पहुंच जाना है। फिर आप लेह में स्टे करेंगे। अब लेह पहुंचने के बाद आप वहां पर एक नाइट स्टे करेंगे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि लद्दाख में कौन कौन सी जगह घूमना है और कौन कौन सा रूट वहाँ पर पड़ता है। तो ये रहा आपके सामने पूरे लद्दाख में टूरिस्ट स्पॉट का नक्शा। तो आप जो सेंटर पे जो देख रहे हैं वो लेह का क्षेत्र है, मिड पॉइंट जो है वो लेह का है। अब इसमें से आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये एरिया है अपना नुब्रा वैली का, ऑलराइट। फिर उसके बाद अगर आप ईस्ट साइड जाएंगे तो ये पेंगोंग लेक का एरिया है। फिर उसके नीचे जो आप जो है साउथ एरिया में जाएंगे तो ये आपको पड़ता है सो मोरिरी का एरिया। एंड लेह से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपको पड़ता है कारगिल का एरिया। एंड देन उसके नीचे फिर से आप साउथ की तरफ जाते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट एरिया में जाते हैं, तो आपको पड़ेगा जंस्कर वैली। तो इतने टूरिस्ट स्पॉट है लद्दाख में घूमने के लिए। तो चलिए आइए हम इसे बारी बारी जो है विजिट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नुब्रा वैली से। आपको ये याद रखना है कि कभी भी सफ़र की शुरुआत नुब्रा वैली से करें। नुब्रा से पेंगोंग जो है वो लगभग करीब पड़ता है। सारे टूरिस्ट ऐसा ही इसे कवर करते हैं। उसके बाद सो मोरिरी, देन कारगिल, देन जंस्कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये रूट मैप है नुब्रा वैली का, पेंगोंग लेक का और सो मोरिरी का। तो इसमें आप जो अप साइड में देख रहे हैं नॉर्थ एरिया में वो नुब्रा वैली जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब नुब्रा वैली की रूट की तरफ। तो लेह सिटी में आपको जो है लेह का मेन गेट मिलेगा सिटी का, वहाँ से आपको खारदुंगला की तरफ जाते हुए रास्ता मिलेगा। उस रास्ते में आपको जाना है। एंड सबसे पहले जो पॉइंट पड़ेगा वो है खारदुंगला टॉप। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा
नज़ारा देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आपको पड़ेगा साउथ पुल्लू। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपकी परमिट चेक करी जाएगी। तो यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी रखना बहुत ज़रूरी है सारे डॉक्यूमेंट्स का। आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी परमिट हो गई, और आपका जो बाइक जो आप रेंट पे लेंगे उसके कागजात की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और जो खुद की गाड़ी लेकर के आ रहे हैं उनको अपने खुद के गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे नॉर्थ पुल्लू की तरफ। यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। एंड नेक्स्ट आपको पड़ेगा खारदुंग। खारदुंग के बाद आप जाएंगे खलसर। अब खलसर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन मिलेगा। पूरे नुब्रा वैली में एकमात्र अकेला यही फ्यूल स्टेशन है। तो अगर आपके पास फ्यूल की शॉर्टेज है तो ज़रूर अपने जो टैंक है वो फुल कर ले यहाँ पर, क्योंकि पेंगोंग लेक के रूट में और सो मोरिरी के रूट में आपको कहीं भी फ्यूल पंप नहीं मिलने वाला है। तो अपने टैंक पूरी तरह से फिल करके चले। खलसर से आपको लेफ़्ट की तरफ कट जाना है सीधा डिस्किट मॉनेस्ट्री की तरफ। जब आप उस रूट में आगे बढ़ेंगे तो आपको श्योक रिवर जो है राइट हैंड साइड पर पड़ेगी, जो कि पूरे रास्ते से आपके साथ साथ चलती चली जाएगी। एंड वहाँ पर आपको एटीवी राइड का भी मज़ा लेने को मिलेगा। जहाँ पर भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी तब से ये एरिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए वहाँ पर एटीवी राइड के कैंप लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर आपको राफ्टिंग कैंप भी मिलेगा, और वहाँ पर आपको कैंपिंग के लिए कैंपिंग टेंट भी मिलेगा रेंट पे, जिसका रेंट लगभग 500 रुपये या 700 रुपये के आसपास रहता है नाइट स्टे करने के लिए, जहाँ पर आपको कैंप फायर का भी मज़ा लेने को मिल सकता है। थोड़ा आगे जाने पर आपको डिस्किट मॉनेस्ट्री पड़ेगी। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर आप नुब्रा में डिस्किट मॉनेस्ट्री के आसपास किसी भी होम स्टे में रुक जाइए। यहाँ पर लगभग 1000 से 1200 रुपये के आसपास में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। खाने की फैसिलिटीज़ भी जो है वो होटल में आपको मिल जाएगी। अर्ली मॉर्निंग आप उठ करके सैंड ड्यून्स यानी कि कैमल राइड करेंगे। एंड अगर आप चाहे तो और आगे तुर्तुक की तरफ जा सकते हैं। वैसे तुर्तुक उतना नेसेसरी नहीं है, तुर्तुक एक विलेज है जो बॉर्डर के पास पड़ता है पीओ के एरिया के। सो अगर आप जाना चाहते तो तुर्तुक जाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो कि है पैनामिक हॉट स्प्रिंग पॉइंट। पैनामिक हॉट स्प्रिंग जाने के लिए भी आपको पहले खलसर तक रिटर्न आना होगा। मतलब जैसे कि आप तुर्तुक तक गए हैं तो आपको वापस डिस्किट देन खलसर तक रिटर्न आना है। फिर खलसर से आगे और जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रास्ता कटेगा पैनामिक हॉट स्प्रिंग के लिए। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उबलता हुआ पानी देखने को मिल सकता है। बट ये भी ऑप्शनल है अगर आप जाना चाहते हैं तो, क्योंकि जब आप सो मोरिरी के लिए जाएंगे तब वहाँ पर भी आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा। सो ये ऑप्शनल है क्योंकि डिस्टेंस आपका बढ़ेगा यहाँ पर। तो यदि आप पैनामिक में जाना चाहते हैं तो जाइए, अदरवाइज आपको सो मोरिरी की रूट में तो देखने को मिलना ही है दोबारा। सो इसके बाद आप फिर से जो है पैनामिक होते हुए खलसर की तरफ वापस आएंगे। खलसर में नुब्रा वैली का पूरा जो रूट है आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। इसके बाद खलसर से आपको पेंगोंग लेक की तरफ निकलना है। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप खलसर से आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं खलसर पर एक ब्रिज टाइप का पड़ेगा। वहाँ से आपको पेंगोंग लेक के लिए अलग से ही रास्ता कटेगा। वहाँ पर आपको एक छोटा सा बोर्ड भी देखने को मिलेगा कि ये रास्ता पेंगोंग की तरफ जाएगा। ग्रीन कलर का बोर्ड होगा या ब्लू कलर का बोर्ड होगा। आपको लेह की तरफ नहीं जाना है, ये बिल्कुल याद रखिए। आपको सीधा पेंगोंग के लिए कटना है खलसर से। तो वहाँ से आप पेंगोंग के लिए निकलेंगे, आगम होते हुए आप जाएंगे। लेकिन आपको आगम से अंदर की तरफ नहीं कटना है, आपको ऑफ रोड की तरफ जाना है। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अंदर के लिए कट जाएंगे तो आपको बार बार वही प्लेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपका फिजूल में टाइम वेस्ट करेगा और पैसा भी वेस्ट करेगा। सो आप ऑफ रोड की तरफ आगे बढ़ेंगे, सीधा दुर्बुक पहुँचेंगे। वहाँ से दुर्बुक से आप पहुँचेंगे तंगशे। ये मैं आपको बात बता दूं कि ये रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ पर आपको आर्मी कैंप भी देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ का। यदि आप चाहे तो तंगशे में स्टे कर सकते हैं या सीधा पेंगोंग में जा सकते हैं और सीधा पेंगोंग में स्टे करिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पेंगोंग में ही स्टे करें एंड बढ़िया वहाँ
ऊपर व्यू का नज़ारा ले, फोटोग्राफी करें एंड स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे यहाँ से निकल जाएं। जब आप पैंगोंग लेक से रिटर्न की तरफ निकले तो आपको वापस तंगशे जाना है। देन तंगशे से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कटना है करू के लिए। याद रखिए वहाँ पर बोर्ड होगा, एक स्क्वायर है तंगशे का, वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड कटना है, वहाँ पे करू करके लिखा होगा, करू साइड आपको कटना है। फिर आप का जो नेक्स्ट जो स्पॉट होगा वो चांगला पास होगा। चांगला पास बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल खारदुंगला पास की तरह। ये खारदुंगला पास से भी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चांगला पास के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे करू। अब यहाँ से आपको ये करना है कि करू से आप जो है लेह मनाली हाईवे होते हुए डेबरिंग तक जाना है। फिर पंग डेबरिंग इंटरसेक्शन पॉइंट पड़ेगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं से आपको सोकर के लिए कटना है, देन वहाँ से सोमोरिडी जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप पहले जाएंगे सोकर की तरफ। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो सोकर की तरफ जा रहा है, ये आपको शायद नज़र भी ना आए, बहुत मुश्किल से ये देखने को मिलता है, क्योंकि हमको भी देखने में, इसे ढूंढने में बहुत परेशानी हुई थी। यह कोई रास्ता भी नहीं है, यह कोई रास्ता भी नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा सा रास्ता है। तो इसे आपको एकदम गौर करते हुए जाना पड़ेगा। जब आप पंग को क्रॉस करेंगे तो आपको थोड़ा शायद पूछना पड़ सकता है। वैसे तो वहाँ पर लोग भी आपको नज़र नहीं आएंगे, बट आपको ये मान करके चलिए कि राइट हैंड साइड देखते हुए चलना पड़ेगा कि यहाँ से कोई रास्ता, पतला सा रास्ता तो आपको खैर नज़र नहीं आएगा, कोई गली सी जा रही है क्या जो खुले खुले एरिया में है, वो आपको देखते हुए जाना पड़ेगा। खैर मुझे तो 1 साल हो गए हुए, लेकिन हो सकता है अभी वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ हो, क्योंकि मैं जब वहाँ गया था तब रास्ता तो बन रहा था। तो आप पहले सोकर की तरफ जाएंगे। ये ऐसा रोड है जो सोकर के लिए कट रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई रोड है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। सोकर होते हुए हमको सोमोरिडी जाना है, ये ऐसा रास्ता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप ये लैंडमार्क समझ लीजिए कि जब 22-25 किलोमीटर आएंगे तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर दिख जाएगा, छोटा सा बना हुआ। और यहाँ पर ये बोर्ड है, धीरे चले, ड्राइव स्लो, ये वाला। बस यही 2 लैंडमार्क यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, एक ये और ये इसके बीच से यहाँ पर ऐसा रास्ता कटेगा। इधर से अपने को जाना है। हम जा रहे हैं सोकर की तरफ। और हमारे पास पेट्रोल की भी कमी हो गई थी, हमारी जो गाड़ी है कुछ ज़्यादा ही पेट्रोल पी रही है इस बार। तो हम इस वक्त यहाँ पर एक होम स्टे है, वहाँ से हम 150 रुपये प्रति लीटर में पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं। ये हमारे निखिलेश भैया पेट्रोल डालते हुए आपको दिखाएंगे कितनी बॉटल हम यहाँ डाल रहे हैं। और आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पर अभी पेट्रोल 105 रुपये लीटर चल रहा है लेह में। उसके बाद आप सोकर से सोमोरिडी जाएंगे जो करजोक में पड़ता है। अब आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि ये रास्ता बहुत भटकाऊ है, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि एक तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ पर कई बार भटक चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेत से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। आपके यहाँ कपड़े पूरी तरीके से गंदे होने वाले हैं और गाड़ी भी। अब सोमोरिडी के बाद आप वहाँ से न्योमा विलेज की तरफ जा सकते हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से 25 किलोमीटर पहले हैं। और अगर आप और भी आगे जाना चाहें तो आप हानले जा सकते हैं, और हानले से नरबोल भी जा सकते हैं। अब क्योंकि इस रूट में हम न्योमा हानले की तरफ नहीं गए थे, इसलिए मैं आपको दूसरा रूट बताऊंगा। तो अब देखते हैं कि सोमोरिडी से हम कहाँ जाएंगे। सोमोरिडी के बाद आप जो है माहे जाएंगे। माहे ब्रिज आपको पड़ेगा। ब्रिज क्रॉस करते ही आपको चेक पोस्ट पड़ेगा। चेक पोस्ट में आपकी परमिट जो है चेक करी जाएगी, तो आप ध्यान रखिए परमिट का कॉपी जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा यहाँ, तो वो आप अब रखें अपने पास, वो रखें आप।
अब यहीं से एक रास्ता जो है राइट की तरफ कटेगा। अगर आप राइट जाते हैं तो वो आपको न्योमा के लिए लेकर के जाएगा, अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो वो आपको चुमाथांग की तरफ लेकर के जाएगा। अब आप देखिए कि आपको न्योमा जाना है और वहीं से पेंगोंग जाना है या फिर आप चुमाथांग जाना चाहते हैं। अब आपको बताऊंगा कि चुमाथांग में क्या पड़ेगा। जब आप सोमोरिरी से चुमाथांग पहुंचेंगे तो चुमाथांग में आपको जो है काफ़ी सारे जो है सेना के जवान देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको खाने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी एंड वहाँ पर आपको एक बोर्ड भी मिलेगा कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है। तो चुमाथांग में एक्चुअली आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट पॉइंट है। वहाँ पर आपको उबलता हुआ पानी देखने को मिलेगा जो ज़मीन से निकल रहा है, बिल्कुल लावा जैसा भड़कता है। और वो उबलता हुआ पानी जो है, पानी तो एक्चुअली नेचुरल रहता है लेकिन गर्मी जो अंदर से ज़मीन से निकलती, हीट निकलती, उसकी वजह से पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो ये आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब नेक्स्ट आप चुमाथांग के बाद जाएंगे हिमिया। हिमिया में आपको हिमिया ब्रिज पड़ेगा और वहीं पर आपको हिमिया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी मिलेगी, वो आप विजिट कर सकते हैं। हिमिया के बाद आप जाएंगे उपशी। उपशी के बाद आप जाएंगे करू। करू पहुंचने के बाद आपकी लेह की जर्नी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आफ्टर सो मोरिरी आपको लेह की जर्नी यहाँ से शुरू करनी है। तो करू के बाद आप जाएंगे सीधा चेम्रे मोनेस्ट्री की तरफ। जो करू का जो स्क्वायर पड़ता है वहीं से बिल्कुल करीब ही है, आपको चेम्रे मोनेस्ट्री का वहाँ पर बोर्ड भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद वापस आप जाएंगे हेमिस मोनेस्ट्री की तरफ। फिर हेमिस के बाद आपको नेक्स्ट स्टॉप पड़ेगा इस्तकना गोम्पा। इस्तकना गोम्पा विजिट करने के बाद आपको थिक्से मोनेस्ट्री विजिट करना है। थिक्से मोनेस्ट्री बहुत खूबसूरत है, पुरानी है। उसके बाद आप जाएंगे रेंचो स्कूल, जो कि 3 इडियट मूवी के बाद इसे रेंचो स्कूल के नाम से जाना जाता है, बट इसका जो नाम है द्रुक पद्म करपो स्कूल है। तो आपको बाहर रेंचो स्कूल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट मेन गेट पे इसके द्रुक पद्म करपो स्कूल यह नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे शे मोनेस्ट्री। नेक्स्ट आप जाएंगे स्टोक पैलेस। स्टोक पैलेस के लिए आपको चोगलामसर से थोड़ा अंदर की तरफ कटना पड़ेगा। स्टोक पैलेस बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर आपको म्यूज़ियम वगैरह भी देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी बुद्धा की स्टैचू भी है पहाड़ पर, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन नेक्स्ट आप सीधा निकलेंगे लेह की तरफ। लेह पहुँच जाने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है शांति स्तूपा। शांति स्तूपा विजिट करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे शंकर गोम्पा। शंकर गोम्पा बहुत छोटा है बट ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे लेह पैलेस। लेह पैलेस जाने के बाद आप जाएंगे सेमो मोनेस्ट्री। नामग्याल सेमो मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप जाएंगे जोरावर फोर्ट, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है हॉल ऑफ फेम। ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पर जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध वगैरह, उन सब की जो है मेमोरीज़ रखी गई है और ये स्पितुक में है, इसे ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे स्पितुक गोम्पा। स्पितुक गोम्पा के बाद आप वापस लेह मार्केट जाएंगे और लेह मार्केट में आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए आइए इसके बाद हम अपने आगे की जर्नी शुरू करते हैं। अब हम जाएंगे सीधा कारगिल वाले रूट पर लेह से। तो कारगिल रूट के लिए आपको सबसे पहला स्पॉट पड़ेगा, आपको स्पितुक वाला जो रास्ता है हॉल ऑफ फेम जहां पहले विजिट करे थे, वहीं से आपका जो है कारगिल रूट निकलता है। तो इस रूट में सबसे पहला जो आपको पॉइंट मिलेगा वह है इंडस वैली व्यू पॉइंट। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ से इंडस रिवर का, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे गुरुद्वारा पठार साहिब। ये बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है उस रूट पे और यहाँ की बहुत अच्छी जो है कहानी है, वहाँ पर जाने पर आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट आप पहुँचेंगे गुरुद्वारा के बाद मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल में होता क्या है कि यहाँ पर जो गाड़ी है ऊंचाव की साइड जो है उल्टी जो है चलती है अपने आप, अगर आप उसे न्यूट्रल पे छोड़ दे तो। देन नेक्स्ट स्टॉप आपको पड़ेगा उसके बाद संगम पॉइंट, जिसमें ज़ंस्कर और इंडस रिवर जो है एक साथ मिल जाते हैं। अलग अलग कलर भी आपको देखने को मिलेगा 2 रिवर का, जिसे ज़ंस्कर और इंडस जॉइंट पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बसगो पैलेस।
बसगो पैलेस भी बहुत खूबसूरत है। बसगो पैलेस के लिए आपको थोड़ा सा अंदर कटना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे, और थोड़ा सा ऊंचाव पहाड़ पे है और बहुत खूबसूरत है, हिस्टोरिकल यादें आपकी ताज़ा करेगा वो। नेक्स्ट आप उसी में आगे जाएंगे ने विलेज में, तो आपको ने गोम्पा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 85 फीट ऊंची जो है भगवान बुद्ध की स्टैचू है जो बहुत खूबसूरत है, वहाँ आप विज़िट करिए। उसके बाद आप वापस बाहर निकलेंगे ने विलेज से, जो अपना कारगिल रूट था वहाँ पर। फिर आप नेक्स्ट जो स्टॉप पड़ेगा वो आपको पड़ेगा लिकिर मोनेस्ट्री की तरफ आपको जाना है। लिकिर मोनेस्ट्री के लिए भी आपको थोड़ा सा कटना पड़ेगा, एंड देन वापस आप रूट पे आएंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टॉप जो रहेगा वो रहेगा अल्ची मोनेस्ट्री। अल्ची मोनेस्ट्री में आपको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ जो है वो टिकट के कॉस्ट है अंदर विज़िट करने के लिए, इसलिए क्योंकि ये भी बहुत ही एंशियंट मोनेस्ट्री है, तो उसको बहुत देख रेख किया जाता है। और वहाँ की जो मोनेस्ट्री के जो लोग हैं उनका और कोई आय का साधन भी नहीं है, तो इट हेल्प्स, उनको हेल्प मिलती है इससे विज़िटर्स के आने से। सो आई रिकमेंड कि आप ज़रूर विज़िट करें। एंड देन नेक्स्ट आपको स्पॉट पड़ेगा अल्ची के बाद उले तोकपो मूनस्केप। ये रास्ते में ही आपको पड़ेगा, ऐसा कोई अलग से स्पॉट नहीं है। जब आप रास्ते में जा रहे होंगे रूट में तो आपको पहाड़ों पर लिखा हुआ मिल जाएगा मूनस्केप, मून लैंडस्केप के नाम से वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जो निकलता हुआ चंद्रमा है शायद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। मैं यहाँ पर गया तो था लेकिन शाम के टाइम हम वहाँ नहीं थे, लेकिन अगर आप शाम का नज़ारा वहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उले तोकपो के बाद आप नेक्स्ट पहुंचेंगे वानला मोनेस्ट्री। वानला मोनेस्ट्री के लिए भी आपको थोड़ा कटना पड़ेगा, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर वानला मोनेस्ट्री विज़िट करें, क्योंकि जब हम रूट से अंदर कटते हैं वानला मोनेस्ट्री के लिए तो वहाँ भी इंडस रिवर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और जब आप वानला मोनेस्ट्री पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे टॉप से नीचे का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही फोटोग्राफिक सीन है वहाँ के। So do must visit Wanla Monastery. Then next you have to move towards Lamairu Monastery. इस रूट में जो है लमायरू मोनेस्ट्री जो है वो आपका लास्ट स्पॉट होगा। उसके बाद आपको कारगिल के लिए इस रूट में सीधा आगे नहीं जाना है, आपको वापस पीछे की तरफ आना होगा। रीज़न ये है कि इस रूट में अब आगे और भी 100 किलोमीटर्स के दायरे में कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पर आप रुके। आपको और रुकना है तो आपको थोड़ा पीछे आ करके खलसे की तरफ आपको रिटर्न आना होगा। खलसे में आप रिटर्न आएंगे, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ हार्डली 15 किलोमीटर्स, तो आपको 15 किलोमीटर वापस पीछे आना है, लेकिन आपको बेहतर चीज़ें इस रूट में देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से रिटर्न जाएंगे तो इस तरफ आपको कटना है, अचीनाथांग जाना है आपको। अचीनाथांग में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टॉप होगा वो है आर्यन वैली, जिसे दाह के नाम से भी जाना जाता है, और ये वैली भी बहुत खूबसूरत है। सो डू मस्ट विजिट। आप लमायरू से आगे स्ट्रेट ना जाए, वापस खल से आ करके इधर राइट की तरफ जो टर्न कटता है उधर कट के अचीनाथांग और आयरन वैली और दाह होते हुए आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप जाएंगे कारगिल की तरफ सीधा। कारगिल पहुंचने के बाद आपको वहाँ स्टे करना है, क्योंकि कारगिल पहुँचते पहुँचते आपको हो जाएगी रात। हो सकता है 9 बज जाए, या हो सकता है आपको आर्यन वैली में भी स्टे करना पड़े अगर इवनिंग हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप रात में बिल्कुल भी ट्रैवल करें, कि इट इज़ वेरी रिस्की रात में ट्रैवल करना लद्दाख में। तो अब कारगिल में एक स्पॉट है, दैट इज़ कारगिल वार मेमोरियल, जिसके लिए आपको द्रास जाना होता है, और द्रास यहाँ से काफ़ी दूर है। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 50 आई गेस 55। तो वो आप बिल्कुल भी अभी ना जाए। वो जब आप, मैं बाइकर्स को ये रेकमेंड करूँगा कि जब आप कारगिल जाएं तो आप वार मेमोरियल विज़िट पहले ना करें, पहले आप ज़ंस्कर की तरफ जाए। तो अभी भी जो हम तय कर रहे हैं वो ज़ंस्कर के लिए निकल रहे हैं कारगिल से। तो कारगिल से आप जो नेक्स्ट जर्नी अपनी तय करेंगे वो होगी ज़ंस्कर के लिए। तो जब आप ज़ंस्कर के लिए कटेंगे तो आपको पहला व्यू पॉइंट पड़ेगा पणिकर व्यू ऑफ नुनकुन पीक, तो ये आपको पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपको जाना है रंगदुम गोम्पा, ये भी मोनेस्ट्री है। एंड देन नेक्स्ट आपको पड़ेगा द्रैंग द्रुंग ग्लेशियर व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको ग्लेशियर देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ी जमी हुई बर्फ़ आपको देखने की मिलेगी। और विंटर सीजन में यहाँ पर ट्रैकिंग भी होती है, चादर ट्रैक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, बहुत फेमस है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आप चादर ट्रैक विजिट कर सकते हैं, बट
ये विंटर में काफ़ी अच्छा होता है। एंड इसके बाद आप रिटर्न आएंगे पदुम की तरफ। पदुम आप विज़िट करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वहाँ आपको जाना है फुगताल मोनेस्ट्री। लेकिन फुगताल मोनेस्ट्री के लिए आपकी बाइक ऊपर नहीं चलेगी, उसके लिए आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रैकिंग का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो अपनी बाइक को वहाँ पर रखिए एंड देन आप यहाँ पर ट्रैकिंग करके फुगताल मोनेस्ट्री विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, यहाँ भी आप आनंद ले सकते हैं वहाँ जाने के बाद। एंड देन आपको नेक्स्ट जाना है जांगला। जांगला यहाँ पर आपका जो है लास्ट होगा। जांगला विज़िट करने के बाद आपको रिटर्न कारगिल की तरफ निकलना होगा। फिर आप रिटर्न कारगिल की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जो है ज़ंस्कर जो है आपका लास्ट स्टॉप था। ज़ंस्कर वैली जो है ये आखिरी पॉइंट था पूरे लद्दाख में, कारगिल और लेह मिला करके, 2 डिस्ट्रिक्ट मिला करके यहाँ पर आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद आप जो है जो यहाँ से बाइकर्स है जो रिटर्न जाना चाहते हैं दिल्ली के लिए, वो द्रास होते हुए जो है डायरेक्ट श्रीनगर होते हुए निकल सकते हैं, उनको पास पड़ेगा। और जो यहाँ से वापस लेह जाना चाहते हैं, जो फ़्लाइट से आए हुए हैं, है ना, अब उन्होंने तो क्योंकि बाइक रेंट पे लेकर के रखी है वो भी लेह से, तो लेह की बाइक तो आपको रिटर्न वापस करनी पड़ेगी ना लेह पे, तो आपको रिटर्न लेह जाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया था कि आप लेह की जर्नी तय करें, व्हाट यू कैन डू, आप सबसे लास्ट में लेह विजिट करें। आप ये सारी चीज़ें कवर कर ले पहले, क्या क्या, नुब्रा वैली, पेंगोंग, सोमोरिरी, देन आप इधर आ जाइए कारगिल साइड, देन आप ज़ंस्कर चले जाइए, फिर आप वापस लेह जाएंगे। तो आखिरी जो दिन होगा आप लेह की सारी साइट विज़िट करिए, शांति स्तूपा एंड ऑल, जोरावर फोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप विज़िट कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप शॉपिंग कर सकते हैं लेह मेन मार्केट में, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। उसके बाद एक रात स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे अपनी फ़्लाइट से वापस दिल्ली जा सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी आए हैं आप वहाँ रिटर्न हो सकते हैं। अब जो बाइक रेंट पर लेकर आए हैं वो वापस लेह कैसे जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। जब आप कारगिल तक आए थे तब आप आर्यन वैली दाह होते हुए आए थे और लमायरू से आप आगे नहीं बढ़े थे, राइट। तो अभी जब आप वापस लेह जाएंगे तो आप कारगिल से फोटुला होते हुए जाएंगे, यानी कि आपको वापस लमायरू वाले रूट पर जाना है, आर्यन वैली वाले रूट पर नहीं जाना है। और ये रोड बहुत ही पॉश है, चिकना है, बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे लेह की तरफ। नेशनल हाईवे 1 का ये रूट है, तो आप लमायरू होते हुए, फोटुला होते हुए इधर से वापस लेह की तरफ चले जाएंगे। ये जो येलो मार्किंग आपको दिख रही है, इस रोड से आपको वापस लेह जाना है। तो यहाँ पर हमारी लद्दाख की ओवरऑल जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे वापस बाइकर्स के लिए बढ़ेंगे कि द्रास मेमोरियल से जो है कैसे आगे आपको दिल्ली तक जाना है। तो द्रास मेमोरियल के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टॉप पड़ेगा दैट इज़ जोजिला पास। जोजिला पास के बाद आपको नेक्स्ट पड़ेगा सोनमार्ग। सोनमार्ग के बाद आप जाएंगे सीधा श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर के बाद आपको जाना है पठानकोट। पठानकोट के बाद आप जाएंगे लुधियाना। लुधियाना के बाद आप जाएंगे अंबाला। एंड अंबाला के बाद आप डायरेक्ट जाएंगे सीधा दिल्ली की तरफ। यहाँ पर आप दिल्ली पहुँच चुके हैं। अब आप अपनी फ़्लाइट से आए हो या जैसे भी आए हो, या आप वापस अपनी ही सेल्फ बाइक से जहाँ से आप आए हैं वहाँ जाना चाहते हैं, या फिर आप दिल्ली के ही हैं, आप अपनी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ट्रेन से अपनी बाइक लेकर के आए थे तो आप वापस अपनी बाइक जो है ट्रेन में चढ़ा करके अपने शहर आराम से सफ़र तय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास है कि हमें किस टाइम से किस टाइम तक लद्दाख में जर्नी अपनी करनी है। तो वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच दिन निकल जाता है। तो आप 5:30 तक एनी हाउ सारी तैयारियां करके अपनी जर्नी में निकल पड़िए और शाम के 8 बजे तक आप वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के आसपास ही
वहां पर अंधेरा होता है, उसके पहले अंधेरा नहीं होता। तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा आपके पास दिन का समय है बॉस। 12 घंटे से ज्यादा, लगभग 15 घंटे के आसपास हो रहा है। तो काफी बड़ा टाइम स्लॉट आपके पास है, काफी जगह आप कवर कर सकते हैं इन जस्ट वन डे। तो टाइम का पूरा ख्याल रखिए, सुबह 5 साढ़े 5 के आसपास जरूर निकल जाए और अंधेरा होने के पहले आप कोई होटल में जरूर पहुंच जाए। नाइट में ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें, रिस्की हो सकता है बहुत, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और मोड़ बहुत होते हैं वैसी जगह पर। अब नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास है कि आपको किन किन जगह पर रुकना है, आप कहां कहां पर होटल ले सकते हैं। तो स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी जगह पर आपको रुकना है। अब नेक्स्ट आता है शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए आप कहां जाएंगे? तो लेह में बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, जहां पर आपको कई तरह की चीजें देखने को मिलेगी। आप कुछ यूनिक कलेक्शन वहां से लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी लद्दाख की ओवरऑल जर्नी ख़त्म हुई। अब हम देखते हैं कि बजट, कि हमने जितनी भी जर्नी करी उसमें ओवरऑल बजट हमको कितना पड़ा, हम जितनी जितनी साइट में विज़िट किए हैं उसमें हमको कितना कितना खर्चा पड़ने वाला है, और आपको एग्जैक्टली अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी साइट विज़िट करनी चाहिए। इस बजट को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 डिवीज़न में बांट लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है ऐसे ट्रैवलर जो दिल्ली टू लेह फ़्लाइट से आएंगे। दूसरा, ऐसे ट्रैवलर जो अपनी खुद की बाइक राइड करते हुए दिल्ली से पूरा लद्दाख कवर करेंगे, देन वाया श्रीनगर होते हुए रिटर्न दिल्ली तक आएंगे। तीसरा, ऐसे ट्रैवलर जो दिल्ली टू लेह बस से ट्रैवल करेंगे। तो ये हो गए टोटल 3 डिवीज़न। अब इन तीनों डिवीज़न में एक एक डिवीज़न में 3 डिवीज़न होना है। तो सबसे पहला डिवीज़न इसमें यह है कि एक इंडिविजुअल ट्रैवलर रहेगा, मतलब एक अकेला व्यक्ति जो है वो ट्रैवल कर रहा है। दूसरा, एक अकेला व्यक्ति अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा है। तीसरा, एक अकेला व्यक्ति अपने किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहा है। अब जो फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहा है उसके फैमिली मेम्बर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसे ये समझ लेते हैं कि हमने हर एक सेक्शन को इन 3 डिवीज़न में क्यों बांटा है। बिकॉज ऑफ एक इंडिविजुअल पर्सन जब ट्रैवल करता है तो उसको कॉस्ट ज़्यादा बैठता है, जब वो किसी फ्रेंड के साथ ट्रैवल करता है तो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, एंड जब वो किसी फैमिली मेम्बर के साथ में ट्रैवल करता है तब उसका जो कॉस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर होंगे उतना उस इंडिविजुअल ट्रैवलर का कॉस्ट बढ़ेगा। वो इसलिए क्योंकि फैमिली मेम्बर्स का जो है कॉस्ट बियर करने वाला तो एक ही पर्सन होता है ना। फैमिली मेम्बर में भी हर कोई मिल करके अगर कॉस्ट बियर कर रहा है तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि एक ही मेम्बर जो है सबका खर्चा उठा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर एक अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डिवीज़न में कितना कितना खर्चा जो है एक इंडिविजुअल पर्सन को पड़ना है। इस पूरे बजट में आपको ये भी पता चलने वाला है कि कितना समय लगा है इस पूरी लद्दाख की जर्नी में, कितने दिन लगे, किस किस दिन आप कहाँ कहाँ घूमें, फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले को कितने दिन लगे, बाइक से ट्रैवल करने वाले को कितने दिन लगे, और जो बस से लेह पहुँचे थे उनको कितने दिन लगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं उस ट्रैवलर से जो फ़्लाइट से लेह पहुँचा है, उसको कितना खर्चा पड़ा है। लेह पहुँचने के बाद जब आप होटल लेकर रुकेंगे तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपकी जर्नी की परमिट आप ले लेंगे। ऑलराइट, जहाँ जहाँ आपको घूमना है वहाँ सभी जगह की परमिट आप ले लेंगे डीसी ऑफिस से या किसी एजेंट से। और दूसरा, आप बाइक रेंट पे देने वाले एजेंट से बात कर लेंगे। गूगल में आप जब सर्च करेंगे बाइक रेंट फैसिलिटी इन लेह तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप बहुत लोगों से वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो 2 काम आपको करने हैं, एक तो ये कि आप अपनी परमिट अरेंज कर ले, दूसरा आप अपनी 2 व्हीलर जो है ऑन रेंट
अरेंज कर दे फॉर ऑल योर जर्नी। तो जब वो दिल्ली से लेह फ़्लाइट से पहुँचेंगे तो उनको 5,000 रुपये जो है वो फ़्लाइट का कॉस्ट है, ऑलराइट। और वो दिल्ली में रूम लेकर के रुकेंगे तो 500 रुपये दिल्ली के रूम का मान करके चलते हैं, ऑलराइट। और जब वो लेह पहुँचेंगे तो 2,000 रुपये जो है लेह में होटल का लगा, ये मान करके चलते हैं। तो इस हिसाब से 2,500 रुपये होटल का लगा, 500 रुपये फूड का लगा, फ़्लाइट का कॉस्ट उनको 5,000 रुपये लगा। और जब वो लेह एयरपोर्ट से होटल तक जाएंगे तो वहाँ भी उनको पैसा लगेगा कैब का, तो वो 500 रुपये के आसपास हो सकता है, 300 भी हो सकता है। और कुछ पैसा आपने दिल्ली में भी लगाया, 300 200 जो भी है, तो हमने ओवरऑल 500 रुपीज़ यहाँ लिया है। और जब आप लेह पहुँचेंगे वहाँ आपको परमिट लगेगी पूरे लद्दाख में ट्रैवल करने के लिए, तो उसका लगभग 1,000 रुपये हमने ओवरऑल सारी जर्नी का, सारे एरिया का कवर कर लिया है। हालांकि 1,000 रुपये नहीं लगता है, लेकिन अगर आप किसी एजेंट से करवाते हैं तो उतना कॉस्ट आपको पड़ जाएगा, ये मान करके चलिए। तो एक फ़्लाइट से इंडिविजुअल व्यक्ति को, जो अकेला व्यक्ति जा रहा है, उसको ओवरऑल खर्चा लेह पहुंचने तक और लेह में रुकने तक का और लेह में पहले दिन का खाना खाने तक का खर्चा जो है 9,500 रुपये एक अकेले व्यक्ति को पड़ता है। और यदि वो किसी फ्रेंड के साथ जा रहा है तो उसका जो खर्चा है थोड़ा कम हो जाता है। कैसे? होटल का खर्चा 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, आधा पैसा फ्रेंड देगा, ऑलराइट, कैब का पैसा आधा फ्रेंड देगा। तो इस हिसाब से एक व्यक्ति को जो है 8,000 रुपये पड़ता है। अगर वही इंडिविजुअल पर्सन अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ में लेकर के जा रहा है, जो कि सिर्फ एक ही मेंबर है, अब उसके ऊपर कितने भी मेंबर हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कितना खर्चा बैठना है। मैं यहाँ पर एक मेंबर का बता रहा हूँ, तो इसमें जो है खाने का खर्चा और फ्लाइट का खर्चा जो है दुगना हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर 15,000 रुपये जो है आपको पड़ना है लेह पहुँचने तक का और लेह में रुकने तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं उस व्यक्ति की तरफ जो बस से ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि दिल्ली से लेह डायरेक्ट बस नहीं जाती है। दिल्ली से पहले आपको मनाली जाना पड़ेगा एंड फिर मनाली से आपको लेह के लिए अलग बस चेंज करके जाना है। तो मनाली में भी आपका स्टे होगा। 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये देखते हैं कि खाने में आपका 1,000 रुपये का खर्चा हो गया और यहाँ पर आपको 2 दिन का सफ़र जो है लगना है। तो 1,000 रुपये आपका खाने में खर्च होगा, 4,000 रुपये होटल का खर्चा होगा, बस का खर्चा 2,500 रुपये होगा और ऊपर नीचे जो भी आप जो खर्चा करते हैं इधर उधर जो हो गया उसका 1,000 रुपये हम 2 दिन में मान करके चलते हैं। तो इसमें एक अकेले व्यक्ति का खर्चा जो है 8,500 रुपये पड़ता है। 6,500 रुपये तब पड़ता है जब आपके साथ कोई फ्रेंड जा रहा है। यदि आप किसी एक फैमिली मेम्बर को लेकर के जा रहे हैं तो 12,000 रुपये आपको पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो व्यक्ति खुद की बाइक लेकर के आया है, ऑलराइट, तो उसको कितना खर्चा पड़ेगा। तो दिल्ली से लेह जो है 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो खाने में उसका 1,000 रुपये खर्चा हुआ 2 दिन का, होटल का रुकने का, दिल्ली में भी रुका, ऑलराइट, मनाली में भी रुका एंड देन हो सकता है सरचू में भी रुके और लेह में भी रुके, तो उस हिसाब से उसका 4,000 रुपये होटल का हो गया। पेट्रोल का उसको 4,000 रुपये लग जाएगा। ये 4,000 रुपये जो पेट्रोल का काउंटिंग हो रहा है ये 30 के एवरेज के हिसाब से हो रहा है कि अगर आपने हिमालयन गाड़ी लेकर के गई है, रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की गाड़ी लेकर के गई है, तो हमने 30 के एवरेज के हिसाब से जो है कि गाड़ी 1 लीटर में 30 का एवरेज देगी, उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है। पूरे ओवरऑल जर्नी पूरे लद्दाख में हमने 30 के ही हिसाब से कैलकुलेशन किया है। हो सकता है इस हिसाब से आपके कॉस्ट में फ़र्क आ जाए, हो सकता है कि मैं जो बजट तैयार कर रहा हूँ उससे भी कम में आपका जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाए, बिकॉज पेट्रोल का पैसा आपका बचेगा यहाँ पर, है ना। अगर मान लो आप ऐसी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं जो 40 का एवरेज दे रही है या 50 का दे रही है, तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट बहुत गिर जाएगा उसमें, ठीक है। तो कॉस्ट हमेशा वेरी कर सकता है। तो मिसलेनियस खर्चा जो इधर उधर है उसने 1,000 रुपये कर दिया 2 दिन में, तो एक इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पर जो है 10,000 का खर्चा बैठना है लेह पहुँचने तक का। और अगर फ्रेंड के साथ जा रहा है तो 6,000 पड़ेगा एक व्यक्ति को, ठीक है। और फैमिली के साथ जा रहा है तो 12,000 रुपये टोटल जो है पड़ना है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो फ्लाइट से जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है वो तो एक आधे दिन में पहुंच गया था लेह, आधा दिन भी नहीं लगा था, सॉरी 1.5 घंटा जो है फ्लाइट का टाइमिंग है, लेकिन उसको सेटल होने में 1 दिन उसने स्टे किया, सेकेंड डे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। लेकिन बस वाला जो है वो तो तीसरे दिन स्टार्ट कर रहा है ना। बाइक वाला भी जो है वो तीसरे दिन स्टार्ट कर रहा है। और ये ध्यान में रखना है कि जो सेल्फ बाइक ले करके आया है वो लेह का जो सफ़र तय करेगा, जो इंडिविजुअल लेह जो घूमेगा वो बीच में घूमेगा, 100 मोरडी कवर करने के बाद घूमेगा। तो यहाँ पर बस ट्रैवलर, फ्लाइट ट्रैवलर और सेल्फ बाइक ट्रैवलर का जो जर्नी है थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लाइट और बस से आए हैं वो लेह को सबसे लास्ट में कवर करेंगे, ऑलराइट। लेकिन जो सेल्फ बाइक से आए हैं वो बीच में
कारगिल निकलने से पहले अपना लेह का सफ़र तय करेंगे। तो आइए इस पूरे बजट को आप देखिए और समझिए।
यहाँ पर आपको लद्दाख में हर एक साइट के लिए पेंगोंग में कितना खर्चा पड़ रहा है, आपको नुब्रा में कितना खर्चा पड़ रहा है, सोमोरिरी में कितना खर्चा पड़ रहा है, लेह का कितना खर्चा पड़ रहा है, कारगिल का कितना खर्चा पड़ रहा है, ज़ंस्कर का कितना खर्चा पड़ रहा है, ये आपको समझ में आ गया। ऑलराइट, अब हम ओवरऑल बजट ये देखते हैं कि इतना जो हमने पूरा जर्नी तय किया लद्दाख में, ये जो 6 स्पॉट है हमारे, उसका पूरा जो जर्नी में हमको खर्चा पड़ा वो कितना आया। तो हम ये देखते हैं कि फ़्लाइट से जो आए हैं उनको टोटल कितना खर्चा पड़ा है। ओके, तो जो अकेला पर्सन जो फ्लाइट से आएगा और पूरा लद्दाख ट्रैवल करता है, ये 6 स्पॉट पूरे कवर करता है, तो उसको 75,000 तक का खर्चा आ सकता है। वैसे 73,500 में इसका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम इसे राउंड ऑफ 75,000 लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा कम भी पड़ जाए, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बाइक एवरेज कितना दे रही है, कौन सी बाइक आपने रेंट पे ली है, कितनी की बाइक रेंट पे ली है, कैसे होटल पर रुक रहे हैं आप, है ना, कितने कम बजट के होटल में रुक रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्राइस जो है हमेशा वेरी करेगा। ऑलराइट, अगर आप 2 दोस्त जा रहे हैं तो एक पर्सन को 51,000 का खर्चा पड़ेगा, जिसे हम राउंड ऑफ 50,000 मान के चलते हैं। अगर आप किसी एक फैमिली मेंबर को लेकर के गए हैं तो आपको 94,000 का खर्चा पड़ेगा पूरे लद्दाख ट्रिप में, जिसे हमने राउंड ऑफ 95,000 मान करके चला है। ऑलराइट, और ये हमेशा वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 95,000 पहुंच जाए, 94,000 पहुंच जाए, हो सकता है 85,000 में भी हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कितने महंगे होटल में रुक रहे हैं, कितनी महंगी बाइक रेंट पे ले रहे हैं, कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इट डिपेंड्स आप कैसा मैनेजमेंट अपना कर रहे हैं। फिर ये देखते कि बस वाले को कितना खर्चा पड़ा है जो बस से लेह तक पहुँचे थे। ऑलराइट, तो अकेले पर्सन को 75,000 का खर्चा पड़ रहा है, जो 2 दोस्त आए हैं उनमें से हर एक को जो है 50,000 का खर्चा पड़ रहा है, जो फैमिली के साथ आए हैं उनको जो है मतलब 2 मेंबर, ओके, एक अकेला पर्सन और एक फैमिली मेंबर, तो 92,000 उनको लग रहा है। अब देखते हैं जो खुद की बाइक से आए हैं दिल्ली से, ऑलराइट, उनको कितना खर्चा पड़ रहा है। तो अकेले पर्सन को 53,500, जिसे आप राउंड ऑफ 55,000 मान के चल सकते हैं। 2 दोस्त आए हैं तो उनमें से एक को 36,500 का खर्चा पड़ेगा। अगर वो अपने फैमिली को लेकर के आए हैं, फैमिली मेंबर को किसी साथ में भाई के साथ आए हैं या हस्बैंड वाइफ आए हैं, ऑलराइट, न्यूली मैरिड कपल आए हैं, तो 67,000 जो है उनको टोटल खर्चा पड़ना है। तो यहाँ पर हुआ ओवरऑल लद्दाख की जर्नी का बजट तय। अब मैं आपको सबसे बेस्ट प्लान बता रहा हूँ। अगर आप कम से कम बजट में अपना एक खूबसूरत सफ़र तय करना चाहते हैं लद्दाख का, जो कि बहुत ही इकोनॉमिक प्लान है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लद्दाख घूमें अपनी यादें ताज़ा करने के लिए, लेकिन कुछ स्पॉट ऐसे हैं कि आप उतना ही घूमेंगे तो आपको लगभग ऐसी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो यूनिक है। ऑलराइट, सारा लद्दाख घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख इज़ ऑल अबाउट ड्राइविंग यार। आप राइड कर रहे हैं, वहाँ पे आप पहाड़ों के बीच में मज़ा ले रहे हैं, कुछ जगह पर मोनेस्ट्री है ना, कुछ जगह पर कुछ है। तो मैं आपको ऐसे स्पॉट्स बता रहा हूँ, इतना आप घूमेंगे तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, आपको लेह कवर करना है, ऑलराइट, नुब्रा वैली कवर करना है। अगर आप तुरतुक तक जाना चाहते तो तुरतुक तक जाइए, और आप ज़रूर जाइए तुरतुक तक, क्योंकि ये जो प्लान है इसमें आप लगभग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे सफिशिएंट जो नेसेसरी होती है। ऑलराइट, नुब्रा वैली कवर करें, तुरतुक तक जाएं, एंड देन पैनामिक हॉट स्प्रिंग ज़रूर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है कि आप उबलता हुआ पानी देख रहे हैं। ऑलराइट, एंड देन इसके बाद आप पेंगोंग लेक जाइए, एंड देन पेंगोंग लेक से आप रिटर्न लेह पहुंच जाइए, और लेह से आप अपने अपने घर जो है वापस जा सकते हैं, फ्लाइट से आए हो या बस से आए हो। तो लेह आपको कंप्लीट करना है, नुब्रा वैली कंप्लीट करना है, और पेंगोंग लेक, ये 3 स्पॉट आते हैं। और नुब्रा वैली में आपको तुरतुक तक आगे जाना है और पैनामिक हॉट स्प्रिंग तक आगे जाना है। इतना कवर करने के बाद आपको ये मान करके चलिए, वैसे तो 5 दिन मैंने बताया है कि 5 दिन 5 रातें लगेगी, आप चाहे तो कम में भी कर सकते हैं। मैंने एक सफिशिएंट टाइम, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रुकने का मन किया है ना, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं घूमने में, स्लो आपकी राइडिंग है, तो उस हिसाब से 5 दिन और 5 रात का मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो इसमें आपको कितना खर्चा पड़ना है ये देख लेते हैं। ऑलराइट, तो इसमें जो है अगर कोई अकेला पर्सन आता है फ्लाइट से तो उसको 36,000 में ये जो पूरा सफ़र है वो तय कर लेगा। अब इसमें शॉपिंग का कुछ भी इंक्लूड नहीं किया मैंने, शॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अगर 2 फ्रेंड आए हैं फ्लाइट से
घूमने के लिए, तो उनको 28,500 में ये कंप्लीट हो जाएगा एक पर्सन के लिए। ऑलराइट, एक पर्सन के लिए, ना कि दोनों के लिए। ऑलराइट, और अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी फैमिली मेंबर, अपनी वाइफ को या किसी भी फैमिली मेंबर को लेकर के आए हैं, तो ये मान करके चलिए कि 52,500 में इनका ये जो सफर है वो तय हो जाएगा। तो ये मान करके चलिए कि आप 2 मेंबर अगर फैमिली मेंबर भी है तो 50,000 में भी कंप्लीट हो जाएगा, 45 में भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप एकोमोडेशन कैसा ले रहे हैं, बाइक कैसी ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको कोई गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिल्कुल आप फटाफट से अपनी जर्नी के लिए तैयार हो जाइए, सारे सामान पैक कर लीजिए, सारी तैयारियां कर लीजिए, कौन सी गाड़ी आपको ले जानी है वो सब तय कर लीजिए, और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं आपको आगे और पूरा नजारा दिखाने वाला हूं लद्दाख का। तो बने रहिए मेरे साथ टूर विद एलेक्स शार्क के।